अस्सलामुअलैकुम। तो सोचें जैसे यहाँ मौजूद है एक इंसान और ये हैं कुछ 5 फीट लंबे। अगर हम मीटर्स में पता करना चाहें तो तकरीबन 2 मीटर्स तक होंगे। इनकी लंबाई होगी तकरीबन 2 मीटर्स या इससे थोड़ा-सा कम। एक इंसान ज़िंदगी और हयात का सबसे वसी पैमाना समझा जाता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे पैमाने की, तो वो क्या है? तो हम बात करते हैं सेल की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका डायमीटर होता है तकरीबन 100 माइक्रोमीटर्स का। अगर इंसान से इसका मवाजना किया जाए तो ये बहुत 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 छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें हो रही होती हैं बहुत सारी चीज़ें। जिस तरह इंसान बढ़ता है और फिर रिप्रोड्यूस करता है, इसी तरह सेल्स भी यही करते हैं। जब ये करते हैं सेल डिवीजन। हम अपनी अगली कुछ वीडियोस में इस पर तफसील से बात करेंगे कि किस तरह एक सेल बढ़ता है और डिवीजन में जाता है। तो देखते हैं इस सेल को थोड़ा सा करीब से। एक सेल की लाइफ या इसकी हयात की मुद्दत जो है, ये किस तरह इसमें करता है डिवाइड, इसे कहते हैं सेल साइकिल। इसको साल के मौसमों की तरह या सीजन्स की तरह तस्वुर किया जा सकता है, जैसे गर्मियों का मौसम या बहार का मौसम जिसमें चीज़ें बढ़ती हैं या ग्रो करती हैं, बिलमुकाबिल ख़िज़ा या सर्दियों का मौसम जिसमें ऐसा नहीं होता। इसी तरह सेल का भी वक्त होता है अपना, जहाँ ये बढ़ते हैं और फिर डिवाइड होते हैं, और दूसरा वक्त जिसमें ऐसा नहीं होता। इसमें 2 अहम सीजन्स हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। इसमें ये आ गया एक, जो कि सर्दियों की तरह होता है, जिसमें ज़्यादा सेल डिवीजन देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें सेल बढ़ता है या ग्रो करता है। इस वक्त को कहते हैं या इस फेज़ को कहते हैं इंटरफेज़, जिसमें हमें मिलती है सेल ग्रोथ। लेकिन सेल डिवीजन नहीं है यहाँ पर। ये वो फेज़ है जिसमें एक सेल सबसे ज़्यादा रहता है, सिवाय कैंसर सेल्स के, क्योंकि इनमें कुछ गड़बड़ होती है, इसलिए वो डिवाइड ज़्यादा करते हैं बनिस्बत ग्रो करने के। दूसरा फेज़ जो होता है एक सेल का, वो है यहाँ ये वाला, जिसमें हमें डिवीजन मिलती है। इसे कहते हैं माइटोसिस। ये वो वक्त है जिसमें सेल डिवीजन होती है। अब कुछ फेजेस हैं जो होते हैं इंटरफेज में ही। पहला हिस्सा इंटरफेज का होता है ग्रोथ फेज, इसे कहते हैं G1। ये सबसे लंबा फेज होता है पूरी सेल साइकिल का। सेल की हयात का ज़्यादा वक्त यहीं गुजरता है और इस फेज में बनते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स, जैसे कि राइबोसोम्स और प्रोटीन्स। तो हम बनाते हैं प्रोटीन्स जो कि फिर काम आते हैं सेल डिवीजन के वक्त। अब यहाँ से सेल के पास होती है चॉइस। अगर ये चाहता है बढ़ते रहना और जाना चाहता है सेल डिवीजन की तरफ, तो ये जाएगा इस तरफ अगले फेज तक, जिसे कहते हैं एस फेज। इसमें एस से मुराद है सिंथेसिस। ये है डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ होगी डीएनए रेप्लिकेशन और यहीं पर हम लेते हैं 23 जोड़ियाँ क्रोमोसोम्स की। तो 23 जोड़ियाँ, हम इन्हें जोड़ियाँ या पेयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आधा हिस्सा इनका आता है आपकी वालिदा से और आधा हिस्सा वालिद से, और फिर ये होते हैं रेप्लिकेट, और फिर आपके पास आ जाते हैं 46 पेयर्स यानी 46 पेयर्स। ज़्यादातर सेल्स इसी सिम्त में जाते हैं जो मैंने यहाँ बताई। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो इस सिम्त में आगे जाने के बजाय ये G1 से जाएंगे दूसरी सिम्त में, यहाँ इस फेज़ में, जिसे कहते हैं G0 या G0, जहाँ पर फिर बिल्कुल भी सेल डिवीजन नहीं होती। बिल्कुल भी सेल डिवीजन नहीं होती, क्योंकि जिसम में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मज़ीद डिवाइड होना नहीं पसंद। मिसाल के तौर पर दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक दफ़ा बन जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती इन सेल्स को मज़ीद डिवाइड होने की। बस सेल्स सिर्फ बड़े ही होते हैं। तो इस किस्म के सेल्स के लिए ये एंड पॉइंट है एक तरह से। ये कभी भी इस तरफ यहाँ इस सेल साइकिल में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता? अगला मरहला सेल साइकिल का है G2, जो कि एक और ग्रोथ फेज़ है, जहाँ हम और ज़्यादा तैयारी कर रहे होते हैं माइटोसिस के लिए, और ये हम कुछ तरीक़ों से करते हैं।
हम पहले बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि फिर इस्तेमाल होते हैं हमारे क्रोमैटिड्स को तोड़ने के लिए। जब वक्त आता है एनाफेज का, हम इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। अब आता है हमारा आखिरी फेज जो कि है माइटोसिस, जो कि सेल साइकिल का आखिरी सीजन है जहां हमारा सेल होता है डिवाइड। और एक दफ़ा जब ये डिवाइड हो जाता है और 2 सेल्स में तब्दील हो जाता है तो ये दोनों सेल्स जो हैं ये दाखिल होंगे G1 फेज़ में, जहाँ पर ये बढ़ेंगे और बनाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स जो कि फिर आगे इनको लेकर जाएगा मज़ीद डिवीजन पर। तो आप देख सकते हैं कि सेल साइकिल किस तरह करता है काम, और फिर अगर किसी सेल को डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं होती तो वो किस तरह से रुक जाता है। तो आज के लिए इतना ही।